Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday, our chapter number 9, financial management, that was in progress. ये चैप्टर जो हमारा अभी चल रहा था, तो हमने जिससे पहले डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने कौन कौन सी चीज़ डिस्कस की थी। तो सबसे पहले तो हमने जो डिस्कस की थी वो हमने इसका डिस्कस किया था कि मीनिंग है ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था, तो मैंने आपको उसमें डेफिनेशन जो बताई थी वो थे कि एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ ए कंपनी। कि आपका जो है एफिशिएंट आपका जो है एक्विजिशन, अच्छी जगह से पैसा प्राप्त करना, यानी आपको जो कम से कम सस्ते रेट ब्याज रेट पे आपको पैसा मिले, वो आपका होता है। दूसरा उसके बाद था एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, कि आपके जो फाइनेंस है का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उसका अच्छा उपयोग हो, कहीं पर इन्वेस्ट अच्छा हो। और थर्ड एंड फाइनल था एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि एज ए डिविडेंड उसको कैसे बांटा जाए। तो ये तो आपका इसका मीनिंग था। उसके बाद में आपका रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो आपके कौन से थे। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका रोल ये है कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो है, फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, वो आपके जो फिक्स्ड एसेट है उनका जो साइज कितना रखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट पर डिपेंड, करंट एसेट के बारे में भी है इनका रोल। और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में फंड्स कैसे रेज करेंगे, वो भी इन्हीं का रोल था। और ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग फाइनेंशियल टर्म इनटू डेट इंटू इक्विटी, कि डेट और इक्विटी में कितना रेशियो रहेगा। और आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कौन कौन सी फिगर देखना चाहते हैं, तो ये हमने किया था। फिर उन्होंने कल जो किया था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसके 5 ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट आपके पास था मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। और अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करें तो जी बोलिए, बोलो बेटा। मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, क्या? हेलो, हाँ, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपका सिंपल सा एग्जांपल ले लूं कि मान लो कि आपके पापा ने आज से 10 साल पहले आज़ाद नगर में कोई प्लॉट लिया था और उसकी कीमत उस समय केवल 1 लाख रुपए थी, और आज उसकी कीमत जो 40 लाख रुपए हो गई। तो आपका जो पैसा 1 लाख रुपीज लगा था, जो शेयर में 1 लाख रुपीज लगा था, आज उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया, यानी आपके पापा को आज 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ने से आपकी खुद की कैपिटल बढ़ जाती है। तो कंपनी जो क्या होता है कि व्हेन द कंपनी रन द गुड बिजनेस, इट अर्न द गुड प्रॉफिट, it use the efficient utilization of resources, it maintains the liquidity, and it meets the financial commitment with the creditors। तो उनके कारण से आपके जो कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी तो उससे कंपनी के एसेट बढ़ेंगी, कंपनी के एसेट बढ़ेंगी तो जो आपकी कैपिटल है वो बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ने का मतलब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। कि अगर आपने कहीं पर मान लो कि आपका, अगर मैं फर्दर एग्जांपल दे दूं कि आपके पापा और 4 लोगों ने मिलकर के एक कोई प्लॉट लिया था, उसकी कीमत 10 लाख रुपीज थी। तो उनमें आपके पापा का जो था पार्ट था वो आपका जो 2,50,000, 2.5 लाख रुपए था। ठीक है, अब उसकी कीमत जो है वो बढ़ करके 1 करोड़ हो गई। ठीक है, 1 करोड़ हो गई तो आपके पापा को 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो यानी आपके पापा को 25 क्यों मिले, क्योंकि आपकी एसेट बढ़ गई। एसेट बढ़ने से आपके पापा का जो शेयर है उसमें 25% शेयर था, वो शेयर आपके पापा का उस समय 2.5 लाख था, अब वो 25 लाख मिलेगा। तो यानी इससे आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंपनियों में कैसे होता है
तो वो आपके 4 इसके अदर रिसोर्सेज रीजन थे। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है कंपनी। दूसरा आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था कि अगर बढ़िया रिसोर्सेज का यूज है तो उसमें था। और तीसरा जो है तीसरा मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी कि आपकी लिक्विडिटी एंड पैसा जो है वो पेमेंट करने के लिए हमेशा आपके उसमें तैयार रहता है। और चौथा आपके साथ मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को जो फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरे करना। तो ये जो है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था, ऑब्जेक्टिव थे इसके। हाँ जी, एनी पॉइंट, कोई और पॉइंट इसमें? हाँ जी, नेक्स्ट में आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो वो कल हमने किया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि आपके पास जो पैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव acquire the money from some cheaper resources, then you want to take the decision for the investment। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो क्यों जरूरी है? तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए मैंने 4 प्रकार के आपके जो रीजंस बताए थे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्यों जरूरी है। तो 4 रीजंस है मैंने आपको जो बताए थे, मैं उनको दोबारा से एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो पहला आपका था लॉन्ग टर्म ग्रोथ कि इफ यू वांट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ of the business, then capital busting is required। वो आपका जरूरी है क्योंकि आपका कैपिटल बस्टिंग का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि आपका लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी में, फर्नीचर में, इनमें पैसा आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें अगर आप फ्यूचर ग्रोथ चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी करेंगे। सेकंड, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। दूसरा कारण ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कैपिटल बस्टिंग की या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की कि इन्वेस्टमेंट को छोटा मोटा पैसा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट तक का होता है। तो इसलिए भी जरूरी है कि इसका डिसीजन ठीक तरीके से लिया जाए। रिस्क इन्वॉल्व, इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि आपका जो है रिटर्न कितने समय में आएगा कोई पता नहीं चलता इन चीज़ों का। और इरिसिवेबल डिसीजन कि रिवर्जिबल डिसीजन होता है कि हम एक बार आगे बढ़ गए तो फिर वापस नहीं मुड़ सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस थी। उसके बाद फैक्टर भी हमने कल किए थे। तो फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैश फ्लो प्रोजेक्ट कि आप जो है उस जगह इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कैश फ्लो कितना जल्दी है। इफ द कैश फ्लो इज फास्ट देन यू कैन इजीली इन्वेस्ट द मनी। अगर कैश फ्लो डिले हो रहा है तो फिर नहीं होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न आपको कितना मिलेगा। अगर रिटर्न आपको नहीं मिलता है या कम मिलता है तो आप वहाँ पर नहीं करेंगे। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, आप इन्वेस्टमेंट तो करने को तैयार हो बट सच टाइप ऑफ द फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। मान लो कि इफ यू वांट टू इंस्टॉल ए प्लांट समवेयर इन इंडिया बट देर इज नो रॉ मटेरियल, देर इज नो लेबर, देर इज नो मार्केट, तो फिर वहाँ पर यह देखना कि इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हैं, क्राइटेरिया आपका क्या कहता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास कल जो मैंने किए थे। आज हम बात करें सेकंड जो आपका था वो था फाइनेंसिंग डिसीजन। तो कल आपने जो देखा था आपका पेज नंबर 3.80 पे, बोलिए। है बेटा, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर कहाँ कौन से थे? हाँ कैपिटल बस्टिंग के फैक्टर्स हो गए थे ना, कैश फ्लो हो गया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया था, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो गया था। कल मैंने करवा दिए थे, आप थोड़ा ध्यान करो, याद आ जाएगा आपको। ठीक है, हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट आपके पास जो है ये आप जो पेज नंबर 9.3 पे 3 डिसीजन मैंने आपको बताए थे। तो एक डिसीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पहला हमारे इसमें था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला हमारे पास में था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये हमारा टॉपिक हो चुका है। दूसरा है फाइनेंस डिसीजन, ये आज हम करेंगे। और थर्ड उसके बाद में है डिविडेंड डिसीजन। थर्ड हमारे पास में है डिविडेंड डिसीजन। तो आज आपका है सेकंड आपके पास में जो वो फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन में जो है आप आज ये पेज नंबर है 383 पे। तो फाइनेंशियल डिसीजन में आपके पास में सबसे पहले कहता है कि सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन विच फाइनेंस मैनेजर टू टेक द डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस।
A company can raise finance from the various sources such as by issue of shares, debentures, by taking loan and advances. तो आपका फाइनेंस का मतलब ये है कि आप पैसा कहाँ से प्राप्त करें, ठीक है। पैसा कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो आपका जो है फाइनेंस मैनेजर के पास में हैव मैनी ऑप्शंस दैट में बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, जैसे कि हमने अभी चैप्टर किया था थोड़ी देर पहले। इश्यू ऑफ शेयर्स मीन यू कैन इश्यू द इक्विटी शेयर्स, you can issue the preference shares, you can issue the debentures, you can take the loan from the bank, you can take the loan from the financial institutions। तो आपके पास में जो है ये कई अल्टरनेट आपके पास में होते हैं। तो हम इनको जो मेनली दो प्रकार के अल्टरनेट में इनको बांट सकते हैं। फर्स्ट इज ओन फंड। ओन फंड, ओन फंड का मतलब ओन मैंने खुद का, फंड मैंने पैसा, खुद का पैसा। खुद का पैसा किसका मतलब, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंपनी। इट मीन्स कंपनी मीन्स शेयर होल्डर, मीन्स द मनी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का पैसा कौन सा होता है, तो शेयर होल्डर का पैसा जो होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, दैट कैपिटल में भी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा आपका जो है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लसेस, जो हमने आज जो टॉपिक किया था रिजर्व एंड सरप्लसेस। रिजर्व एंड सरप्लसेस में कौन कौन से हफ्ते थे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लसेस में नंबर एक सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम ये रिजर्व एंड सरप्लस में है। नंबर दो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट से आपने बनाए थे, ठीक है, कैपिटल रिजर्व। उसके बाद में है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हम आगे एक चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे कि जो डिवेंचर्स हमने इश्यू किए हैं, जो लोन लेते हैं उनके लिए में के रिजर्व बना लेते हैं, वो कहलाता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो ये इसके लिए भी होता है। इसके बाद में है आपको फोर्थ है उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आपका होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपके पास में होता था, ठीक है। उसके बाद में आपका रिटेन्ड अर्निंग, ये बेटा स्पीकर बंद करिए, हाँ जी। आपका जो है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग भी जो है वो आपका रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग का होता है कि जो प्रॉफिट आपने कमा लिया और आपने बांटा नहीं, वो कंपनी के फ्यूचर के लिए आपने रख लिया। इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये भी आपके सारे के सारे जो हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। हमने अकाउंट्स में ये बातें हमारे काम आएंगी। तो ये सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। ये सारा पैसा आपका जो ओन फंड कहलाता है, ऑल दीज आर कॉल्ड एज ओन फंड। ओन फंड में आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में इतनी सारी चीजें हैं। तो ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे ओन्ड फंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है एक मैनेजर के पास दो प्रकार के ऑप्शन है। मैंने बताया कि मैनेजर हैज मेनी टाइप ऑफ द ऑप्शन, दैट इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टेकिंग द लोन फ्रॉम द फाइनेंस कंपनीज और बैंक, और आपका था इश्यू द डिवेंचर्स, ठीक है। तो वो तो आपके एज ए होल काफी सारे अल्टरनेट बताए थे, उनको दो भागों में मैंने बांट दिया। एक आपको ओन फंड, ओन फंड का मतलब द फंड विच बिलोंग्स टू ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनरशिप से बिलोंग करती है, तो वो आपका ओन फंड है। तो वो आपके जो है बिलोंग कौन से करते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में आपके इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, एंड रिजर्व एंड सरप्लस में
आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे ओन फंड कहलाते हैं, ठीक है जी। दूसरे आपके होते हैं जी, दैट इज ए बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब क्या क्या है यहाँ पर? तो सेकंड इज दैट इज बोरोड फंड। बोरोड फंड, बोरोड फंड जब पैसा आपने उधार लिया है, यू टेकन द लोन फ्रॉम एनीवेयर, दैट इज कॉल्ड एज ए बोरोड फंड। फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स, डिवेंचर इज आल्सो लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम द बैंक्स, तो वो आपके क्या रहते हैं? बोरोड फंड। तो यानी अगर आप यूं कहें कि सपोज इट इज इन योर बिजनेस कंसर्न एंड हेयर द हेयर इज द इक्विटी, इक्विटी मीन ओवन फंड, ये होगा जो ओवन फंड। ओवन फंड ये आपका ओवन फंड है और ये आपका बोरोड फंड, ये आपका जी बोरोड फंड। ओवन फंड यानी इक्विटी और बोरोड फंड का मतलब डेट्स, ये अभी पीछे भी आया था। तो आपका यहाँ पर जो है इक्विटी और डेट्स यानी ओवन फंड और बोरोड फंड का रेशियो कितना रखना है, वो पीछे रोल ऑफ उसमें आया था, रोल ऑफ फाइनेंस, उसमें सबसे पहले पॉइंट में वहाँ पर आया था, तीसरे चौथे नंबर पे। तो उसमें जो है आपका इक्विटी एंड डेट्स। तो यहाँ पर जो है आपका अगर पूरे बिजनेस में मान लो आपके लगे जी 10 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ रुपीज लगे मान लो, तो आपका जो 10 करोड़ के अंदर ये मान लें कि 6 करोड़ रुपीज तो आपके हैं जी, इसमें 10 करोड़ रुपीज में से आपका मान लो कि 4 करोड़ रुपीज तो आपके ओन फंड और 6 करोड़ रुपीज आपके बोरोड फंड। तो टोटल मिला के आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर बन गया वो टोटल बन गया जी 10 लाख, उसमें ओन फंड 4 लाख और बोरोड फंड आपका है जी वो 6 लाख का। और वैसे डेट इक्विटी रेशियो जब 2:1 होना बेटर है, ये आगे जाकर के आएगा 2:1, यानी आपकी जो है डेट जो 2 गुना हो, इक्विटी आपका 1 गुना हो। यानी कहने का ये होगा अगर मान लो 10 मान लेता है इसको, तो इक्विटी 3 होनी चाहिए थी और ये आपका 6 होना चाहिए था। तो यानी कभी भी बिजनेस अपने पैसों से नहीं करना चाहिए, हमेशा बिजनेस है बोरोड फंड से किया जाता है, ठीक है। तो यानी आपके जो 2 टुकड़े में कर दिया, एक तो ओन फंड और दूसरा बोरोड फंड। ओन फंड जो मालिकों का पैसा है, बोरोड फंड जो हमने उधार ले रखा है, ठीक है। तो वो आपका कहते हैं बोरोड फंड। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। ये कहता है कि शेयर कैपिटल रिमेन, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग कंस्टिट्यूट द ओनर्स फंड एंड डिवेंचर लोन बॉन्ड्स एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट द बोरोड फंड, ठीक है। मेन कंसर्न ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर टू डिसाइड हाउ मच रेज फ्रॉम द ओनर्स फंड एंड हाउ मच रेज फ्रॉम द बोरोड फंड, यानी कितना हमारा खुद का फंड होना चाहिए, कितना हमारा बोरोड फंड होना चाहिए, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना होता है। While taking this decision, the finance manager compares the advantages and disadvantages of a different source of finance. The borrowed fund have to be paid back and involve some degree of risk, कि यहाँ पर जो बोरोड फंड है वो हमें वापस करना पड़ता है क्योंकि हमने पैसा उधार लिया, लोन पे लिया, वी हैव टू पे इट बैक एंड हैविंग सम रिस्क आल्सो, इसमें कुछ रिस्क भी होता है। जबकि ओनर्स फंड है उसमें हैविंग नो फिक्स कमिटमेंट ऑफ रीपेमेंट एंड हैविंग नो रिस्क, और इसमें किसी प्रकार का कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है क्योंकि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इफ देयर इज ए प्रॉफिट इन द कंपनी देन कंपनी विल पे द डिविडेंड, और अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं पे कर पाई तो कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर यहाँ पर बोरोड फंड में तो जो है आपको इंटरेस्ट हर हफ्ते पे करना ही पड़ेगा, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट इन ईच एंड एवरी कंडीशन, ऐसा कोई तरीका नहीं कि इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। तो यहाँ पर जो अगर इंटरेस्ट पे ना करना पड़े तो अगर इंटरेस्ट पे ना करें तो जो आपके डेट्स हैं यानी जो लोन वाले लोग हैं, डेट डिवेंचर होल्डर्स हैं, दे कैन मूव टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकते हैं एंड आस्क फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब यह है कि बोरोड फंड में रिस्क है, बोरोड फंड के अंदर रिस्क है, जबकि आपके इक्विटी शेयर में रिस्क नहीं है कि इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर, दे themselves run the or manage the company. If the company is running in the loss, then nobody can move to the court.
दैट कंपनी इज गोइंग टू रन इन द लॉस, तो कोर्ट कहेगी भाई हम क्या करें, तुम अपना चलाओ। तो वहाँ पर रिस्क नहीं है, यहाँ पर रिस्क है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर फाइनेंस है उसके फैक्टर से हैं कुछ, जो हम पैसा लोगों से उठाएंगे तो उसके कुछ रिस्क हैं, चाहे हम ओन फंड की बात करें, चाहे हम फाइनेंसिंग है आपका जो है बोरोड फंड की बात करें, तो उसमें ओन फंड लेंगे तो भी कुछ उसके फैक्टर्स हैं, और बोरोड फंड लेंगे तो भी उसके कुछ फैक्टर्स हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हम उनको आप डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस डिस्कशन? हाँ जी, कोई आपको इससे रिलेटेड कोई डिस्कशन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। हम फैक्टर्स को मैं करते हैं डिस्कस। हाँ जी, लो, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग है फाइनेंसिंग डिसीजन, कि आप कोई भी फाइनेंसिंग डिसीजन पैसा कहीं से लेने के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं दैट यू शुड कीप इन माइंड। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन को जो है कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है जी कॉस्ट। सबसे पहले आपके पास में बनेगा कॉस्ट। आप जो भी फैक्टर से, चाहे बोरोड फंड हो चाहे ओन फैक्टर हो, उनको एक्वायर करने के लिए आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब आप ये कहेंगे जी कॉस्ट पे करने का मतलब है यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर जब आप कोई फाइनेंस रेज करते हैं, इफ यू वांट टू इश्यू द शेयर इक्विटी शेयर्स मींस ओन फंड, इन दैट केस you have to issue the prospectus, you have to appoint the underwriters, you have to appoint the bankers, you have to appoint the legal advisors. It means you have to pay the cost to raise the equity. Same thing also in the debentures or in the bank loan also, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो यू हैव टू सी कि आप जो भी जगह से आप पैसा ले रहे हैं उसको रेज करने की कॉस्ट क्या है। इफ द रेजिंग कॉस्ट इज वेरी हाई देन यू विल थिंक अबाउट द अनदर फैक्टर्स। अगर आप ये सोचते हैं कि हम इक्विटी शेयर इश्यू कर दें, तो आपने 1 करोड़ की इक्विटी शेयर इश्यू करे तो हो सकता है आपका 10 लाख रुपए खर्चा हो जाए, तो दिक्कत है आपको। आप फिर ये सोच सकते हैं क्यों ना बैंक से लोन ले लें, बैंक में शायद हमारा 1 लाख रुपए खर्चे में काम चल जाए। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट, बोरोड फंड हमारा सस्ता पड़ता है, पर बोरोड फंड बाद में महंगा पड़ता है, क्योंकि वी हैव टू पे द इंटरेस्ट रेगुलरली ऑन इक्विटी शेयर्स, देयर इज नो नीड ऑफ डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। तो अब ये देखना है कॉस्ट क्या पड़ती है। पहला फैक्टर तो आपका कॉस्ट है। दूसरा आपके पास में जी दैट इज रिस्क। सेकंड इज रिस्क। सेकंड फैक्टर आपके पास जो है फाइनेंशियल डिसीजन लेने में वो रिस्क है, कि यहाँ पर जो रिस्क है जो वो किस में ज़्यादा है। कहता है कि मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड एज कंपेयर टू ओनर फंड सिक्योरिटीज। फाइनेंस मैनेजर कंपेयर द रिस्क विद द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड प्रेफर द सिक्योरिटी विद द मॉडरेट रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पर रिस्क किस में ज़्यादा है। रिस्क इन बोरोड फंड रिस्क इज मोर because you have to pay the interest regularly. If you will not pay the interest regularly, then you can't run the business for a long period. तो यहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर जो वो ज़्यादा रहता है। पर हम अगर इक्विटी में देखें तो वहाँ पर फिर वो कि आपके कई कंट्रोलिंग फैक्टर आगे आएंगे, उनको अफेक्ट करता है। तो सेकंड आपके पास रिस्क हो गया। थर्ड है कैश फ्लो पोजीशन। थर्ड इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन जो है वो क्या कहता है, इफ यू टेक द बोरोड फंड यू टू पे द इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस, एंड इफ द कैश फ्लो होता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ कैश। आपका इनफ्लो ऑफ कैश कितना है,
अगर आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश इतना है कि आप के पास में कैश की शॉर्टेज नहीं है और आप हर 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट पे कर सकते हैं तो दिक्कत नहीं है। एंड इफ यू फील दैट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ कैश and you will not in a position to pay on time the interest, then it will a problem for you. The cash flow position of the company also helps to selecting the securities. With the smooth and steady cash flow, companies can easily afford the borrowed fund security, but when the company has shortage of cash flow, they must go for the owner security. ये कहता है कि अगर कैश फ्लो पोजिशन नहीं है तो फिर आप ओनर से जब फंड रेज करिए, आप बोरोड फंड पे मत जाइए। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन कंट्रोल कंसिडरेशन आपने जो है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में एक डिफरेंस था, उसमें यह था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन नॉट टेक द पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बट इक्विटी शेयर होल्डर हैज द फुल राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो वहां पर ऐसा था। तो आपके जो बोरोड फंड हैं, यानी बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनको कंपनी की मीटिंग में भाग लेने का अधिकार नहीं है। एंड दे कांट टेक पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट आल्सो। इट मीन्स द कंट्रोल कंसिडरेशन इज देयर। इफ यू वांट टू कीप द कंट्रोल कंसिडरेशन इन योर हैंड, देन यू शुड टेक द बोरोड फंड। अगर आप चाहते हैं कि मान लो मेरी कंपनी है, हम 50 साल से आदमी है, हमारी कंपनी है, और अगर हम इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो नेचुरली वो लोग भी डायरेक्टर बन सकते हैं कभी ना कभी, कंपनी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि कंपनी हमारे हाथ से ना निकले तो फिर हम बोरोड फंड लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको तो मीटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार ही नहीं है, वो तो कुछ बोल नहीं सकते, उनको तो इंटरेस्ट चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमें कंट्रोल से कोई मतलब नहीं, कंपनी अच्छी चलनी चाहिए, तो फिर आप जो है ओन फंड यानी शेयर इश्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जो कॉस्ट कम या ज्यादा होती है, इनको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इट रेफर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इश्यू द सिक्योरिटी सच एज ब्रोकर कमीशन, अंडरराइटर फीस, एक्सपेंस ऑन प्रोस्पेक्टस, फंड्स प्रीफर द सिक्योरिटी विच इन्वॉल्व द लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का हम समझ गए होंगे, अगर आप इश्यू करोगे तो खर्चे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा है, जैसे प्रोस्पेक्ट इश्यू करना, अंडरराइटर को अपॉइंट करना और करना, अगर वो ज़्यादा है तो फिर आप बोरोड फंड ले लेंगे, और फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कि आपका जो पैसा लगातार लगा ही रहता है, वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या होती है, तो मैं लाइन पढ़ देता हूं कि इफ द कंपनी हैविंग द हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन देयर मस्ट बी प्रिफर ओनर्स फंड ड्यू टू हाई फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। कि कंपनी के इतने खर्चे हैं जो कि उसे पे करने ही पड़ेंगे, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल फिक्स है आएगा, सरकार का टैक्स फिक्स है आएगा, जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी, जो और कोई दूसरी ड्यूटीज हैं पे करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपके फिक्स्ड कॉस्टें जो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस हालत में आप जो बोरोड फंड से पंगा ना लें, क्योंकि बोरोड फंड में यू हैव टू पे द इंटरेस्ट आल्सो, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और उधर से आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपके ज़्यादा हैं। तो दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं आपको समस्या में डाल सकती हैं। इन दैट केस इफ द ऑपरेटिंग cost is higher, in that case you can go for only the equity shares। आप जो इक्विटी शेयर्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप ओन जो है वो फंड आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अगर प्रॉफिट होगा तो आप डिविडेंड दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये भी सबसे जरूरी है। स्टेट का राज्य नहीं है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है आगे जब चैप्टर आएगा तब उसके बारे में पता चलेगा। कैपिटल मार्केट होते हैं जहाँ पर आपके
इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर स्थिति से मतलब है कि अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी है और वहाँ पर शेयर आसानी से बिक सकते हैं तो वो आपके लिए बढ़िया है। और जब बूम पीरियड होता है, जब मार्केट बहुत बढ़िया चल रही होती है, तब लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में अंदर लगाने की कोशिश करते हैं। और जब आपका रिसेशन पीरियड होता है तो लोग कम से कम पैसा जो है वो इक्विटी में लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरेस्ट के लिए लोन में लगाने की कोशिश करेंगे, कि वो डिवेंचर्स में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मार्केट में आपके शेयर बिकते दिखाई दे रहे हैं, अगर मार्केट की पोजीशन ठीक है तो इक्विटी इश्यू हो जाएगी, और नहीं तो फिर इक्विटी इश्यू नहीं होगी। ठीक है जी, आज हम इतना ही करते हैं। कल फिर हम करेंगे जी डिविडेंड डिसीजन, कल नहीं परसों सॉरी, डिविडेंड डिसीजन करेंगे, और ये चैप्टर जो करीबन 4-5 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं, पूछिए प्लीज। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है? हाँ जी, लास्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी कैपिटल मार्केट जो सब्जी मंडी होती है ना, जहाँ सब्जी बिकती है, अगर सब्जी कम आए, खरीदार ज़्यादा आ जाए तो रेट ऊंचे हो जाते हैं, और अगर सब्जी मंडी में सब्जी ज़्यादा आ जाए, खरीदार कम आए तो रेट गिर जाते हैं। ऐसे हमारी शेयर मार्केट होती है। शेयर मार्केट में अगर ज़्यादा लोग शेयर खरीदने वाले आ जाएं तो रेट ऊंचे बढ़ जाते हैं, अगर शेयर खरीदने वाले कम आए तो रेट गिर जाते हैं। तो क्या उस समय अगर मंदी है तो शेयर बेचने वाले ज़्यादा आएंगे, खरीदने वाले कम आएंगे, तो आपके इक्विटी शेयर नहीं बिकेंगे। और अगर वहाँ पर तेजी है तो उस हालत में जब इक्विटी शेयर खरीदने वाले ज़्यादा आएंगे, बेचने वाले कम आएंगे, तो आपके शेयर आराम से बिक जाएंगे। तो ये आपकी होती है कैपिटल मार्केट की स्टेट। ठीक है जी, चलो बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास अभी आने वाली है, आपको डिस्कशन है तो हम परसों फिर कर लेंगे, और इसके बाद तो हम काफ़ी बार करेंगे। अभी तो इसमें केस स्टडीज भी करेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर आराम से हो जाएंगी। ठीक है जी, थैंक यू।